तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनकोंडो 2 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक डिज्नी की एनिमेटेड मूवी है जिसका पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं उसी नए पार्ट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट फैक्ट डिटेल पूरी जानकारी यानी एक ही वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अराजकता के बीच मीराबेल चूहों का पीछा करते हुए गोली के टुकड़ों को एक चित्र के पीछे एक गुप्त मार्ग पर ले जाती है, जहां उसे ब्रूनो मिलता है। ब्रूनो बताता है कि उसने कभी कैसिटा को नहीं छोड़ा और उसके दर्शन में मीराबेल द्वारा कैसिटा को बचाने और उसे नष्ट करने के बीच बारी बारी से बदलाव होता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वह कैसिटा के जादू के भाग्य की कुंजी है। मीराबेल को चोट न पहुंचाने के लिए उसने दर्शन की गोली को नष्ट कर दिया और खुद को अलग कर लिया। मीराबेल के आग्रह पर ब्रूनो एक और दर्शन करता है, जिसमें मीराबेल और इसाबेला को दर्शाया गया है, जिनके बीच तनावपूर्ण संबंध है, गले मिलते हैं, जो मोमबत्ती को मजबूत करता है। मीराबेल इसाबेला से माफी मांगने की कोशिश करती है, जो कबूल करती है कि वह अपनी पूर्णता की छवि से बोझिल है और मारियानो से शादी नहीं करना चाहती। मीराबेल इसाबेला को अपनी शक्तियों का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में मदद करती है और वे गले मिलते हैं। अल्मा आती है और गुस्से में मीराबेल पर आरोप लगाती है कि वह उपहार न होने के कारण परिवार के दुर्भाग्य का कारण बनी है। आखिरकार अल्मा की दुश्मनी से तंग आकर मीराबेल अल्मा के व्यवहार की निंदा करती है और दावा करती है कि अल्मा की अपने परिवार के लिए हानिकारक अपेक्षाएं ही कैसिटा की खराबी का असली कारण है। आगामी बहस में पास का एक पहाड़ फट जाता है और मोमबत्ती बुझने पर कैसिटा को नष्ट कर देता है, जिससे मैड्रिगल्स शक्तिहीन हो जाते हैं। व्याकुल मीराबेल भाग जाती है। एनकेंटो 2021 की अमेरिकी एनिमेटेड संगीत में फंतासी फिल्म है, जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। इसका निर्देशन जेरेड बुश और बायन हॉवर्ड ने किया है। सहनिर्देशन चारिस कास्त्रो स्मिथ ने किया है। यह उनकी पहली फीचर निर्देशन फिल्म है और इसका निर्माण यवेट मेरिनो और क्लार्क स्पेंसर ने किया है, जिसमें लिन-मैनुअल मिरांडा द्वारा लिखे गए मूल गीत और जर्मेन फ्रेंको द्वारा रचित एक मूल संगीत ऑर्केस्ट्रा स्कोर है। पटकथा कास्त्रो स्मिथ और बुश ने लिखी थी। दोनों ने हॉवर्ड, मिरांडा, जेसन हैंड और नैन्सी क्रूज के साथ मिलकर फिल्म की कहानी भी लिखी थी। फिल्म में स्टेफनी बीटरिज, मारिया सेसिलिया बोटेरो, जॉन लेगुइजामो, माउरो कैस्टिलो एस, जेसिका डारो, एंजी सेपेरा, कैरोलिना गैटन, डायने गुरेरो और विल्मर वाल्डेरामा की आवाजें हैं। साथ ही अतिरिक्त भूमिकाओं में रेंजी फेलिज, रवि कैबोटकोनियर्स, अदासा और मलूमा भी है। एनकांटो एक बहुपीढ़ी वाले कोलंबियाई परिवार मैड्रिगल्स का अनुसरण करता है, जिसका नेतृत्व एक कुलमाता करती है, जिसके बच्चों और पोते पोतियों को मीराबेल मैड्रिगल को छोड़कर एक चमत्कार से जादुई उपहार प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग वे अपने ग्रामीण समुदाय में लोगों की मदद करने के लिए करते हैं, जिसे एनकांटो कहा जाता है। जब मीराबेल को पता चलता है कि परिवार अपना जादू खो रहा है, तो वह इसका कारण जानने के लिए और परिवार और घर को बचाने के लिए निकल पड़ती है। एनकेंटो का प्रीमियर 3 नवंबर 2021 को लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड में एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 30 दिनों के नाट्य प्रदर्शन के बाद 24 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे रियलडी 3D, डॉल्बी सिनेमा, 2D और डी-बॉक्स प्रारूपों में भी रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बावजूद 120 से 150 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 261.3 मिलियन डॉलर की कमाई के बावजूद 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होने के बाद यह रेटिंग में सफल रही। फिल्म को इसके चरित्र चित्रण, संगीत, एनिमेशन, आवाज अभिनय, भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक निष्ठा के लिए प्रशंसा मिली। समीक्षाओं ने जादुई यथार्थवाद और पीढ़ी दर पीढ़ी आघात को फिल्म की मुख्य अवधारणाएं बताया। प्रकाशनों ने एनकेंटो को
एक सांस्कृतिक घटना के रूप में वर्णित किया है और अधिकारियों ने रिलीज के 1 साल के भीतर ही इसे फ्रेंचाइजी के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया था। 6. फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार में 3 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार शामिल है। फिल्म से जुड़े मर्चेंडाइज को काफी सफलता मिली है और इसका साउंड ट्रैक एक ब्रेकआउट सनसनी बन गया, जो यूएस बिलबोर्ड 200 और यूके संकलन एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया। वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो और सरफेस प्रेशर इसके 2 सबसे सफल गाने थे, जिनमें से पहला लगातार कई हफ्तों तक यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 और यूके सिंगल्स चार्ट दोनों में शीर्ष पर रहा। फिल्म पर आधारित एक थीम पार्क आकर्षण 2027 में डिज्नी के एनिमल किंगडम में खुलने वाला है। 7. कथानक। एक सशस्त्र संघर्ष के कारण युवा दंपत्ति पेद्रो और अल्मा मेड्रिगल को अपने 3 नवजात शिशुओं जूलियट, पेपा और ब्रूनो के साथ कोलंबिया में अपने गृह गांव से भागना पड़ता है। पेद्रो मारा जाता है, लेकिन अल्मा के पास जो मोमबत्ती होती है उसमें जादुई शक्ति आ जाती है जो हमलावरों को पीछे धकेल देती है और कैसिटा नामक एक संवेदनशील घर का निर्माण करती है जो पहाड़ों से घिरे एक जादुई क्षेत्र में स्थित है। 50 साल बाद गांव मोमबत्ती के संरक्षण में फल फूल रहा है, जो 5 साल की उम्र में प्रत्येक मैड्रिगल वंशज को उपहार प्रदान करता है, जिसका उपयोग वे ग्रामीणों की सेवा के लिए करते हैं। ब्रूनो, जिसे उसकी पूर्वज्ञान के लिए बदनाम किया गया और बलि का बकरा बनाया गया, 10 साल पहले गायब हो गया। जूलियट की सबसे छोटी बेटी 15 वर्षीय मिराबेल को बेवजह कोई उपहार नहीं मिला। अपने 5वें जन्मदिन पर पेपा के सबसे छोटे बेटे एंटोनियो को जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान की जाती है। आगामी उत्सव के दौरान अन्य मैड्रिगल्स अनजाने में मिराबेल को पारिवारिक फोटो में शामिल होने से बाहर कर देते हैं। मिराबेल कैसिटा को टूटते हुए और मोमबत्ती की लौ को टिमटिमाते हुए देखती है और अपने परिवार को सचेत करती है, लेकिन कैसिटा अस्थायी रूप से खुद को ठीक कर लेती है, जिससे अन्य मैड्रिगल्स मिराबेल पर विश्वास नहीं करते हैं। अल्मा, जिसे अब अबुएला के रूप में संदर्भित किया जाता है, को प्रार्थना करते हुए सुनने के बाद मिराबेल खुद कैसिटा के जादू को बहाल करने का संकल्प लेती है। मिराबेल की 19 वर्षीय बहन लुइसा, जिसके पास अलौकिक शक्ति है, मिराबेल को स्वीकार करती है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके ग्रामीणों की मदद करने के अपने निरंतर दायित्व से अभिभूत महसूस करती है, जो लड़खड़ा रही है। वह मिराबेल को सुझाव देती है कि ब्रूनो का कमरा कैसिटा में एक निषिद्ध टॉवर के अंदर स्थित है, लुप्त हो रहे जादू का रहस्य हो सकता है। मिराबेल को ब्रूनो के कमरे में एक गुफा मिलती है जिसमें अपारदर्शी पन्ना के टुकड़े हैं। बाहर लुइसा को पता चलता है कि उसका उपहार कमजोर हो रहा है। अल्मा ने मिराबेल को आगे की जांच न करने की चेतावनी दी। मिराबेल ने टुकड़ों को एक टैबलेट में फिर से जोड़ा और खुद को कैसिटा के साथ अपने पीछे टूटते हुए देखा। मिराबेल के पिता अगस्टिन अचानक प्रवेश करते हैं और गलती से मिराबेल को टैबलेट के साथ पाते हैं। वह उसे खोज को गुप्त रखने की चेतावनी देते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें पेपा की बेटी डोलोरेस सुन लेती है, जिसके पास अलौकिक श्रवण शक्ति है। अगस्टिन और जूलियट मिराबेल पर बहुत सख्त होने के लिए अल्मा से निजी तौर पर भिड़ते हैं, लेकिन अल्मा फिर भी अडिग रहती है। उस शाम बाद में मिराबेल की 21 वर्षीय बहन इसाबेला, जो अपनी इच्छानुसार तुरंत पौधे और फूल उगा सकती है, की सगाई मैड्रिगल्स के पड़ोसी मारियानो गुज़मैन से होने वाली है। मारियानो के प्रस्ताव, एक अजीबोगरीब डिनर और डोलोरेस द्वारा परोक्ष रूप से सभी को मिराबेल की खोज के बारे में बताने के बीच कैसिटा फिर से टूटने लगती है और हर कोई अपने उपहारों पर नियंत्रण खो देता है। कई घटनाओं के बाद टैबलेट को फिर से जोड़ा जाता है और सभी के सामने पेश किया जाता है। पेपा, जिसके पास अपने मूड के आधार पर मौसम को बदलने की शक्ति है, गलती से एक बड़ा तूफानी बादल बना देती है, जिससे सभी को कैसिटा को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
इसाबेला गुस्से में मीराबेल को डांटती है जब वह जाती है, जबकि अल्मा शहरवासियों को आश्वासन देती है कि घर और परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई घंटों बाद अल्मा मीराबेल को नदी के किनारे रोते हुए देखती है जहां पेड्रो की हत्या हुई थी। अल्मा को एहसास होता है कि जादू को संरक्षित करने के उसके जुनून ने उसे इस बात से बेखबर कर दिया कि उसकी अपेक्षाएं और दबाव परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे। वह पश्चाताप व्यक्त करती है, मीराबेल के साथ सुलह करती है और ब्रूनो के साथ फिर से जुड़ जाती है। तीनों गांव लौटते हैं और कैसिटा के पुनर्निर्माण के लिए अन्य मैड्रिगल्स को इकट्ठा करते हैं और शहरवासी इसमें शामिल होते हैं। मीराबेल मुख्य द्वार पर एक नया दरवाजा लगाती है, परिवार के उपहारों को बहाल करती है और कैसिटा को पुनर्जीवित करती है। मैड्रिगल्स जश्न मनाते हैं और एक और पारिवारिक फोटो लेते हैं। इस बार मीराबेल और ब्रूनो भी शामिल है। आवाज कास्ट एंटोनियो मैड्रिगल यहां पुनर्निर्देशित करता है। स्पेनिश फुटबॉलर के लिए टोनी मैड्रिगल देखे। स्टेफनी बीट्रिज कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट के लिए 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में बोलते हुए स्टेफनी बीट्रिज ने मिराबेल मैड्रिगल को आवाज दी है। स्टेफनी बीट्रिज मिराबेल मैड्रिगल के रूप में 15 वर्षीय 8-9 नायक जो अपने परिवार के विपरीत कोई विशेष उपहार नहीं रखता है। निर्देशक और सहलेखक जेरेड बुश ने उन्हें अपूर्ण और अजीब और विचित्र, लेकिन साथ ही गहरी भावनात्मक और अविश्वसनीय रूप से सहानुभूतिपूर्ण के रूप में वर्णित किया। 10 नोएमी जोसेफिना फ्लोरेस ने 5 वर्षीय मिराबेल को आवाज दी है। 9 मारिया सेसिलिया बोटेरो अबुएला अल्मा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 75 वर्षीय दादी और परिवार की कुलमातान। 10 फिल्म में उसका पूरा नाम नहीं दिया गया है और उसे बस अबुएला कहा जाता है, जो स्पेनिश में दादी है। 9 ओल्गा मेरेडिज अबुएला की गायन आवाज प्रदान करती है। 11 बोटेरो ने फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका दोहराई। 12-13 जबकि यानेथ वाल्डमैन उस संस्करण में उसे गायन आवाज प्रदान करते हैं। जॉन लेगुइजामो ब्रूनो मैड्रिगल के रूप में मिराबेल के 50 वर्षीय बहिष्कृत चाचा जो भविष्य के दर्शन करने और बनाने की क्षमता रखते हैं। 14 ब्रूनो के 2 अन्य व्यक्तित्व भी हैं, हर्नांडो और जॉर्ज। मोरो कैस्टिलो फेलिक्स मैड्रिगल के रूप में मिराबेल के चाचा और पेपा के पति। बुश ने कहा कि फेलिक्स बस वहां अच्छा समय बिताने के लिए है। 10 कैस्टिलो ने फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका दोहराई। 12-13 जेसिका डारो लुइसा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की दूसरी सबसे बड़ी बहन, जो 19 साल की है। उसके पास अलौकिक शक्ति है और वह परिवार में सबसे लंबी है। 15 सहलेखिका और सहनिर्देशक चारिस कास्त्रो स्मिथ ने लुइसा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो सारे बोझ उठाती है और कभी शिकायत नहीं करती। 10 एंजी सेपेडा जूलियट मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 50 वर्षीय मां और अगस्टिन की पत्नी जो अपनी पाक कला से लोगों को ठीक कर सकती है। 10 सेपेडा ने फिल्म के स्पेनिश और इतालवी डब में अपनी भूमिका दोहराई। 12-13-16 कैरोलिना गैटन पेपा मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की 50 वर्षीय चाची और फेलिक्स की पत्नी जिसका मूड मौसम को नियंत्रित करता है। वह अक्सर अपनी मजबूत भावनाओं के कारण बारिश और तूफान पैदा करती है। 10 गैटन ने फिल्म के स्पेनिश डब में अपनी भूमिका को दोहराया। 12-13 डायने गुरेरो इसाबेला मैड्रिगल के रूप में मिराबेल की सबसे बड़ी बहन, जो 21 वर्ष की है और कहीं भी फूल और अन्य पौधे खिला सकती है। 15 निर्देशक बायर्न हॉवर्ड ने उन्हें परफेक्ट और सफल बताया। 10 विल्मर वाल्डेरामा अगस्टिन मैड्रिगल के रूप में मिराबेल के पिता और जूलियट के पति, जिन्हें बुश ने दुर्घटनाप्रवण के रूप में वर्णित किया है, जैसा कि मधुमक्खियों द्वारा हमला किए जाने से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में देखा गया था। 10-8 कैमिलो मैड्रिगल के रूप में रेंजी फेलिज पेपा और फेलिक्स का 15 वर्षीय बेटा,
8. डोलोरेस और एंटोनियो का भाई और मिराबेल का चचेरा भाई जो आकार बदल सकता है। कास्त्रो स्मिथ ने कहा कि कैमिलो ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं जानता कि वह कौन है। 10. रवि कैबोट कॉनियर्स एंटोनियो मैड्रिगल के रूप में। 8. पेपा और फेलिक्स का 5 वर्षीय बेटा, डोलोरेस और कैमिलो का भाई, और मिराबेल का चचेरा भाई जिसने जानवरों से बात करने और उन्हें समझने की क्षमता हासिल की। वह मिराबेल को अपना आदर्श मानता है और उसे बड़ी बहन मानता है। 10. अरासा डोलोरेस मैड्रिगल के रूप में। पेपा और फेलिक्स की 21 वर्षीय बेटी, कैमिलो और एंटोनियो की बहन और मिराबेल की चचेरी बहन जिसके पास अलौकिक श्रवण है। 10. 15. मारियानो गुजमैन के रूप में मलूमा, इसाबेला की मंगेतर। 17. 18. फिल्म के स्पेनिश डब में मलूमा ने अपनी भूमिका दोहराई है। 12. इसके अतिरिक्त रोज पोर्टिलो ने मारियानो की मां और मैड्रिगल परिवार की पड़ोसी सेनोरा गुजमैन की आवाज दी है। एलिसाबेला कैंडियानी, नोएमी जोसेफिना फ्लोरेस, पैस्ले हेरेरा, ब्रुकलिन स्काइलर रोड्रिग्ज और एजरा रूडुल्फ ने शहर के बच्चों की आवाज दी है। जुआन कास्टानो ने ओस्वाल्डो की आवाज दी है, जो एक गधा डिलीवरी करने वाला आदमी है जिसके बारे में ब्रूनो ने भविष्यवाणी की थी कि उसमें आंत विकसित होगी जो सच हुई। सारानिकोल रॉबल्स ने सेनोरा ओजमा की आवाज दी है, जो एक शहरवासी है जिसने एक बार लुइसा से नदी का मार्ग बदलने के लिए कहा था। हेक्टर एलियास ने ओल्ड आर्टुरो की आवाज दी है, एक शहरवासी जो अल्मा से अपने साथी शहरवासियों के लुप्त होते जादू के बारे में चिंतित होने के बारे में पूछता है। एलन टुडिक पिको के मुखर प्रभाव प्रदान करता है, एक टूकेन जिसे बुश ने अनजान के रूप में वर्णित किया है। 19 और एनिमेटर जॉर्ज ई. रुइज कैनो ने टिपल मेस्ट्रो की आवाज दी है, जो एक अदृश्य टिपल खिलाड़ी है। उत्पादन विकास लिन-मैनुअल मिरांडा कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में हिज डार्क मटेरियल्स के लिए 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में बोलते हुए। लिन-मैनुअल मिरांडा 2019 में मोआना के लिए नवंबर 2016 के प्रचार दौरे के दौरान मिरांडा ने खुलासा किया कि शुरुआती चरण का काम एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर शुरू हो गया था, जिसे जॉन लैसेटर, उस समय डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी, ने उन्हें डिज्नी फैन क्लब प्रकाशन डिज्नी 23 के अनुसार यह अलगाव मैड्रिगल्स के निवास को दूरस्थ एनकांटो में रखने की कुंजी बन गया, यानी एक ऐसा स्थान जो मंत्रमुग्ध है या आध्यात्मिक रूप से धन्य है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जादू और वास्तविकता विलीन हो जाती है। 23. जैसा कि कोलंबियाई पर्यटक गाइड एलेजांद्रा एस्पिनोसा उरीबे ने समझाया, कोलंबियाई लोग पवित्र भूमि से घिरे हुए हैं जो जादुई लगती है, और हम उनके साथ सहअस्तित्व में हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाते। 26. 30. बारिचारा में उनकी दोस्ती एस्पिनोसा उरीबे से हुई, जिन्होंने उन्हें शहर घुमाया और बाद में उन्हें फिल्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रामाणिकता पर परामर्श देने के लिए काम पर रखा। 30. एस्पिनोसा उरीबे फिल्म की मुख्य नायिका मिराबेल के कई पहलुओं के लिए प्रेरणा थीं, जिसमें उनके घुंघराले काले बाल, बड़े चश्मे और हावभाव शामिल थे। 30. मिराबेल की स्कर्ट का डिजाइन विलेज क्षेत्र में बुनी गई पारंपरिक स्कर्ट से प्रेरित था। 30. फिल्म का अंतिम संस्करण जानबूझकर उस समय सीमा के अनुसार अस्पष्ट है जिसमें इसे सेट किया गया है, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती कोलंबिया से प्रेरणा ली गई है। 30. 1950 के दशक की खोज करने के बाद निर्देशकों ने फिल्म के लुक को 1900 के दशक की शुरुआत में बदलने और लोकगीत कोलंबियाई सौंदर्यशास्त्र का उपयोग करने का फैसला किया। 26. 20वीं सदी की शुरुआत में देश ने 1000 दिनों के युद्ध को सहन किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे गांवों की आबादी खुद को बचाने के लिए भाग गई, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। 30. लिखना जैसे जैसे फिल्म लगातार जटिल होती गई, एक पूरे परिवार को विकसित करना था, कई गाने थे, और जादुई यथार्थवाद की गहरी परंपरा के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक सेटिंग थी। हॉवर्ड और बुश को एहसास हुआ कि उन्हें पटकथा लिखने में मदद करने के लिए एक दूसरे पटकथा लेखक की आवश्यकता है। 23. उन्होंने जादुई यथार्थवाद में
अपनी मजबूत पृष्ठभूमि और वास्तविक दुनिया के पारिवारिक गतिशीलता को संभालने के अनुभव के लिए चारिस कास्त्रो स्मिथ का चयन किया। 23 बुश ने उन्हें ईश्वर की देन के रूप में वर्णित किया क्योंकि उन्होंने दिल, भेद्यता और प्रामाणिकता की नींव प्रदान की। कास्त्रो स्मिथ ने मिराबेल में एक अलग, अपूर्ण और पूरी तरह से मानवीय चरित्र बनाने की कोशिश की जो कई लैटिनाओं के जीवन से बात करता था, जबकि वैश्विक स्तर पर दर्शकों के लिए भी भरोसेमंद था। 31 मोआना पर काम करने से मिरांडा को पता था कि फिल्म के नायक मोआना के मूल रूप से 8 भाई थे, इससे पहले कि उन्हें फिल्म के कथानक को सुव्यवस्थित करने के लिए हटा दिया गया। 24 जैसा कि मिरांडा ने उस अनुभव से उम्मीद की थी, डिज्नी एनिमेशन ने शुरुआत में एनकांटो के लिए 1 दर्जन मुख्य पात्रों के साथ आगे बढ़ने का विरोध किया। 24 मिरांडा ने जानबूझकर फिल्म का ओपनिंग नंबर द फैमिली मेड्रिगल लिखा ताकि डिज्नी एनिमेशन को यह साबित किया जा सके कि दर्शकों के लिए इतने बड़े परिवार और इसकी आंतरिक गतिशीलता को कुशलतापूर्वक पेश करना संभव था। 24 फिल्म के 90 मिनट के रनटाइम के कारण फिल्म निर्माताओं को केंद्र परिवार को वास्तविक, मांसल और मानवीय महसूस कराने और उन्हें आर्क देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 28 क्रू ने तुरंत पहचाने जाने वाले पारिवारिक आदर्शों पर एनकांटो को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। टीम ने आदर्शों से आगे बढ़ने और यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया कि परिवार के सदस्य उन पर लगाए गए मुखौटों से कहीं अधिक जटिल है। 21 मैड्रिगल परिवार का प्रत्येक सदस्य एक सामान्य पारिवारिक आदर्श से प्रेरित है, अगर इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाए और जादुई बनाया जाए। उदाहरण के लिए, इसाबेला और लुइसा क्रमशः गोल्डन चाइल्ड और रॉक पर आधारित है। 32 बुश ने बताया कि यह तरीका प्रत्येक उपहार को मनमाना महसूस होने से रोकता है, इसके बजाय भावनाओं और व्यक्तित्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। 26 अधिकांश डिज्नी एनिमेशन फिल्मों की तरह एनकांटो को भी इसके विकास में कई अलग-अलग संस्करणों से गुजरना पड़ा, क्योंकि विभिन्न कहानी विचारों की खोज की गई और उन्हें त्याग दिया गया। 17 रास्ते में त्याग दिए गए विचारों में शामिल है। एक युवा आधुनिक महिला को एक जादुई दरवाजे के हैंडल से दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। 17 अगस्टिन परिवार के मुखिया थे जिन्होंने एनकांटो की खोज की और व्यक्तिगत रूप से वहां कैसीटा का निर्माण किया। 17 फिल्म को 1950 के दशक में सेट किया गया है, जिसमें महानगरीय और आधुनिक फैशन। 22 साथ ही मोटर वाहन और बड़े शहर की यात्रा शामिल है, जहां से अल्मा मूल रूप से आई थी। 146 कैसिटा पूरे परिवार के बजाय केवल अल्मा के व्यक्तित्व का विस्तार था। 41 100 साल की अवधि में कई पीढ़ियों और कैसिटा की कहानी का अनुसरण करते हुए। 49 मीराबेल अपने जादुई उपहार को पाने की पूरी कोशिश कर रही थी, न कि केवल उपहार न मिलने पर निराशा व्यक्त कर रही थी। 71 मीराबेल की दुनिया के रंग उसके नजरिए से देखे गए, पहले 2 एक्स को सुनाते समय उसकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाते, और फिर जब फिल्म तीसरे एक्स में अल्मा के नजरिए पर स्थानांतरित हुई तो ज्यादा यथार्थवादी रंगों में बदल गए। 76 लुइसा का कमरा पत्थर से बना हुआ होगा और उसकी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाने के लिए उबाऊ दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक थीम पार्क के समान एक छिपे हुए कमरे में गुप्त निकास छिपा होगा जहां वह मजे कर सकती थी। 94 एक समय इसाबेला के पास बुबो नाम का एक बेवकूफ प्रेमी था जो बड़े शहर से आया था। 153 फिल्म की रिलीज के बाद बुश ने ट्विटर के माध्यम से कई और विचारों का खुलासा किया जिन पर चर्चा की गई थी और उन्हें अलग रखा गया था। पेड्रो की मौत के समय अल्मा ने नदी पर 3 बच्चों को जन्म दिया। इसाबेला और मीराबेल की आपसी दुश्मनी एक हाथापाई में परिणत हुई और मीराबेल ने अपना क्विंसेनेरा मनाया। 25 हॉवर्ड के अनुसार जैसे जैसे कथानक कई वर्षों में विकसित हुआ, पूरी फिल्म का मूल हमेशा मीराबेल और अल्मा के बीच का रिश्ता रहा। 23 116 रलाई डिज्नी ने कोलंबियाई विरासत वाले कई अभिनेताओं को कास्ट किया
जिनमें स्टेफनी बीट्रिज शामिल है, जिनके पिता कोलंबियाई है, जॉन लेगुइजामो, जो बोगोटा में पैदा हुए थे, और विल्मर वाल्डेरामा, जिन्होंने अपना बचपन कोलंबिया में बिताया, जहां से उनकी मां है। 33 हालांकि मैड्रिगल्स की कोलंबियाई राष्ट्रीयता और मिराबेल के पास कोई पशु सहायक न होने के कारण उनके लिए कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी, लेकिन एलन टुडिक, जिन्हें डिज्नी का गुड लक चार्म माना जाता है, पिको, एक टूकेन के रूप में कैमियो करते हैं। 34-35 जब वे पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए, तो टुडिक ने क्रू को बताया कि पिको के लिए उनके स्क्रैच वोकल्स वास्तव में टूकेन के नहीं थे, बल्कि तोते के थे। उन्होंने कई घंटे विभिन्न टूकेन की नकल करते हुए बिताए। टीम उनसे अंग्रेजी में बात करती थी और टुडिक टूकेन की आवाजों का उपयोग करके जवाब देते थे। एनकांटो एनिमेशन के प्रमुख रेनाटो डॉस अंजोस और किरा लेथोमाकी के लिए अब तक की सबसे कठिन फिल्म थी, क्योंकि उन्हें 1 दर्जन पात्रों को पूरी तरह से विकसित करने के लिए कहा गया था, जबकि अन्य एनिमेटेड फिल्मों में मुख्य रूप से बड़े कलाकारों में से 2 या 3 चरित्र होते हैं। 37 तदनुसार पात्रों को एक हद तक जटिलता की आवश्यकता थी, जो डिज्नी एनिमेशन ने पहले कभी हासिल नहीं की थी। 38 पत्रकार एडना लिलियाना वालेंसिया मुरिलो एफ्रो-कैरेबियन सलाहकार थीं और उन्होंने फेलिक्स, डोलोरेस और एंटोनियो के डिजाइनों में बहुत योगदान दिया। 39 हॉवर्ड के अनुसार कुछ पात्रों के एफ्रो-लैटिन हेयर स्टाइल आवश्यक थे। 40 डिज्नी के दिग्गज इयान गुडिंग और लोरेले बोवे को फिल्म के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम पर रखा गया था। लोरेले और उनकी बहन, कॉस्ट्यूम डिजाइन लीड नेसा बोवे, फिल्म के विभिन्न समुदायों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद करती थीं। नेसा ने कोलंबियाई सलाहकारों का अनुरोध किया, जिसमें एक मानवविज्ञानी और वनस्पतिशास्त्री शामिल थे। 39 फिल्मों में अक्सर दिखाए जाने वाले नियोप्रीन जैसे कपड़ों के बजाय पात्रों की वेशभूषा आमतौर पर ढीली होती है। कपड़े इस तरह से बनाए गए हैं कि ऐसा लगे कि वे कोलंबिया से है। डिजाइनरों ने कहाई, बनावट और हरकत पर जोर दिया। इसाबेला को छोड़कर हर पोशाक असम्मित है, जिसमें हाथ से बनाई गई भावना है। 39 एनकांटो में व्यक्तित्व और पारिवारिक संबंधों को रंग के माध्यम से दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, पेपा और फेलिक्स के परिवार के लोग नारंगी, पीले और लाल रंग के गर्म स्वर पहनते हैं, जो उनके कैरिबियन वंश के लिए एक श्रद्धांजलि है। 26-29 इसके विपरीत, जूलियट और अगस्टिन की तरफ से नीले, बैंगनी और हरे रंग के शांत स्वर पहने जाते हैं। अल्मा बीच में बैठती है, गहरे रंगों के साथ, जैसे कि बैंगनी, काला और भूरा। 26-29 प्रत्येक मैड्रिगल के कपड़ों पर एक प्रतीक होता है जो उनके उपहार को दर्शाता है, जैसे कि लुइसा की स्कर्ट पर बारबेल और पेपा की सूर्य की बालियां। उपहार की कमी के कारण मिराबेल के पास उसके चेहरे और नाम के अलावा उसके स्कर्ट पर परिवार के अन्य सदस्यों के उपहारों के प्रतीक कहाई किए गए हैं। 41 एनकांटो के निवासी तटस्थ रंगों के कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार मुख्य परिवार अपने चमकीले रंगों से पहचाना जाता है। 26-29 उन्हें अलग दिखने के साथ साथ अलग भी दिखना था, जिसे दृश्य विकास कलाकार जिन किम ने कहा कि कभी-कभी उन्हें मुख्य कलाकारों की तुलना में डिजाइन करना कठिन हो जाता है। 26-148 डिज्नी ने ग्रामीणों के कपड़ों के लिए सरल सिलहूट का इस्तेमाल किया ताकि वे कोलंबियाई कॉफी क्षेत्र के विशिष्ट निवासियों की तरह दिखे और महसूस करें। उन्होंने जेनू स्वदेशी समुदाय से सोम्ब्रेरो वुएल्टियाओ और अगुआदास समुदाय से सोम्ब्रेरो अगुआडेनो के चित्रण को शामिल किया। 26-149 एनिमेशन क्विंडियो, कोकोरा घाटी और सेंटेंडर में बारीचारा कुछ ऐसे स्थान थे जहां एनकांटो प्रोडक्शन टीम ने फिल्म को विकसित करने के लिए कोलंबिया का दौरा किया। निर्देशकों ने एनिमेटरों को चुनौती दी थी कि वे मिराबेल को सभी पूर्ववर्ती डिज्नी नायिकाओं से अलग बनाएं। उसे सक्षम और अपूर्ण दोनों होना था, लेकिन केवल अनारी नहीं। 37 कैसीटा न केवल पारंपरिक कोलंबियाई घरों से प्रेरित थी, बल्कि ऐसी फिल्मों से भी प्रेरित थी जिनमें घर जीवंत हो जाते हैं, खासकर बीटलजूइस,
1988। 37। प्रोडक्शन टीम ने अपने शोध में पाया कि संगीत, नृत्य और लय कोलंबिया में रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्य तत्व है। 43। नतीजतन, एनकांटो पहली डिज्नी एनिमेशन फिल्म थी जिसमें कोरियोग्राफर शुरू से अंत तक विकास प्रक्रिया में शामिल थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने गाने, चरित्र और कहानी विकसित करने के लिए प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर काम किया। 37। 43। यह पुरानी फिल्मों के विपरीत है, जहां कहानी पहले से ही तय थी, जब एक कोरियोग्राफर को विशिष्ट दृश्यों पर परामर्श देने के लिए काम पर रखा गया था। 43। एनकांटो के लिए डिज्नी एनिमेशन ने शुरुआत में अफ्रीकी अमेरिकी कोरियोग्राफर जमाल सिम्स को काम पर रखा था, जिन्होंने तुरंत कोलंबियाई अमेरिकी डांसर काई मार्टिनेज को फिल्म के एनिमेशन संदर्भ सलाहकार के रूप में नियुक्त करने पर जोर दिया था। 37। 43। उन्होंने प्रत्येक दृश्य के लिए कोरियोग्राफी संदर्भ फुटेज तैयार करने के लिए नर्तकियों की एक टीम के साथ मिलकर काम किया और फिर दृश्यों पर एनिमेटरों को प्रतिक्रिया दी क्योंकि वे एनिमेटेड थे। 37। 43। उन्होंने विभिन्न पात्रों के लिए अलग अलग नृत्य शैली विकसित की। लुइसा की शैली रेगेटन है, जबकि मीराबेल की शैली कैली साल्सा है। 43। इसाबेला द्वारा उगाए जा सकने वाले पौधों और फूलों के चयन और एनिमेशन के लिए प्रोडक्शन टीम ने कोलंबियाई वनस्पतिशास्त्री फेलिप जैपाटा से परामर्श किया। उनकी सलाह से उपयुक्त पौधों का चयन किया जा सका और फिर उन्हें सटीक विवरण में दिखाया जा सका। जैक्रांडा और स्ट्रैंगलर अंजीर की नदी और इसाबेला द्वारा उत्पादित सनड्यू का झरना सभी इस इनपुट पर आधारित है। पृष्ठभूमि के दृश्यों में पौधे भी यथार्थवादी है। इनमें प्रतिष्ठित लेकिन अब कमजोर वैक्स पाम और नाटकीय सेक्रोपिया पेड़ शामिल है। कॉफी जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे भी दिखाई देते हैं। और हॉवर्ड को प्रस्तुत किया था। 20। हॉवर्ड और बुश ने बाद में खुलासा किया कि जूटोपिया 2016 खत्म करने के बाद वे जानते थे कि वे चाहते थे कि उनका अगला प्रोजेक्ट एक संगीत में हो। 21। जो मिरांडा के आने के बाद लैटिन अमेरिकी संगीत में बदल गया। 22। 23। हॉवर्ड और बुश पहले ही दोस्त फिल्मों पर काम कर चुके थे, जहां दो किरदार दुनिया में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में सीखते हैं और कुछ पूरी तरह से अलग करने की कोशिश करना चाहते थे। 23। तीनों लोगों ने बड़े विस्तारित परिवारों के अपने सामान्य अनुभव पर चर्चा की। फिल्म को विकसित करने में लगे 5 वर्षों के दौरान हॉवर्ड और बुश का ट्रू नॉर्थ परिप्रेक्ष्य का विषय था, इस बारे में कि आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं और आपको कैसे देखा जाता है। 23। उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड पर विचारों का मंथन करके शुरुआत की। 25। शुरुआत में उन्होंने परिवारों के बारे में 3 महत्वपूर्ण खोज की जो फिल्म की कहानी का आधार बन गई। 1। हम में से अधिकांश को लगता है कि हमारे परिवार हमें सही मायने में नहीं देखते हैं। 2। हम में से अधिकांश लोग ऐसे बोझ उठाते हैं जिन्हें हम अपने परिवारों को कभी नहीं दिखाने देते हैं। और 3। हम में से अधिकांश इस बात से अनजान है कि हम में से लगभग सभी, विशेष रूप से हमारे अपने परिवारों के भीतर, बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं। 26। 8 बदले में यह मिरांडा ही था जिसने सुझाव दिया कि लैटिन अमेरिकी संगीत का जीवंत, व्यापक स्पेक्ट्रम पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को सबसे अच्छी तरह से पकड़ सकता है। 26। 8 विकास के आरंभ में प्रोडक्शन टीम ने कई चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से बात की। सभी से पूछा गया कि 4 व्यक्तियों वाले परिवार में माता-पिता किसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे। हर उत्तर अलग अलग था। बुश ने निष्कर्ष निकाला, यह इस बारे में है कि आप परिवार में खुद को कैसे देखते हैं। 27 क्रू ने परिवार के सदस्यों और डिज्नी एनिमेशन के लोगों से भी सलाह ली। 28 हॉवर्ड और बुश ने जुआन रेंडन और नताली ओस्मा के साथ लैटिन अमेरिकी संस्कृति पर विस्तार से चर्चा करना शुरू किया, जिन्होंने पहले उनके साथ डॉक्यूमेंट्री इमेजिनिंग जूटोपिया के निर्माण पर काम किया था। 21-23 रेंडन और ओस्मा दोनों कोलंबिया से थे और अपनी चर्चाओं में बार बार कोलंबियाई संस्कृति के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सामने लाते थे, जिसके कारण हॉवर्ड,
बुश और मिरांडा ने उस देश पर अपना शोध केंद्रित किया। 21 रेंडन और ओस्मा डिज्नी एनिमेशन द्वारा फिल्म पर सलाहकार के रूप में काम पर रखे गए कई सांस्कृतिक विशेषज्ञों में से पहले दो बन गए। 21 जिन्होंने सामूहिक रूप से वह बनाया जिसे डिज्नी ने कोलंबियाई सांस्कृतिक ट्रस्ट कहा। 23 29 2018 में रेंडन और ओस्मा हॉवर्ड बुश और मिरांडा के साथ कोलंबिया की एक शोध यात्रा पर गए। 21 देश में अपने 2 सप्ताह के दौरान। 23 उन्होंने देश की संस्कृति में खुद को डुबोने के लिए वास्तुकारों, रसोइयों और कारीगरों से मुलाकात की। 29 उन्होंने गैब्रियल गार्सिया मार्केज फाउंडेशन का भी दौरा किया। 29 उन्होंने बोगोटा और कार्टाजेना जैसे बड़े शहरों का दौरा किया, लेकिन उन्हें सालेंटो इलाके और बारिचारा वास्तुकला जैसे छोटे शहरों में प्रेरणा मिली। 29 बुश ने देखा कि हम जिस भी शहर में गए उसका एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व था, क्योंकि देश का पहाड़ी इलाका उन्हें कैसे विभाजित और अलग करता है। 23 एनकांटो के निर्माण में 800 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें से 108 एनिमेटर थे। 45 डिज्नी एनिमेशन 15 मार्च 2020 से अपने कई एनिमेटरों को कोलंबिया भेजने की योजना बना रहा था, ताकि फिल्म के विकास से उत्पादन में बदलाव की तैयारी की जा सके। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद यह दूसरी शोध यात्रा रद्द करनी पड़ी। स्टूडियो के एनिमेटरों को कोलंबियाई सांस्कृतिक ट्रस्ट के साथ दूर से काम करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एस्पिनोसा उरीबे ने एनिमेटरों को अपने सेल फोन की मदद से कोलंबिया का एक आभासी दौरा दिया। 30 डायने गुरेरो ने स्टूडियो के डिजाइनरों को कोलंबिया में अपने रिश्तेदारों द्वारा ली गई कोलंबियाई भोजन की तस्वीरें भेजीं। 22 जून 2020 को मिरांडा ने गुड मॉर्निंग अमेरिका पर पुष्टि की कि वह और बुश कोलंबिया में सेट एक एनिमेटेड डिज्नी फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसमें बुश और बायरन हॉवर्ड निर्देशन कर रहे थे और चारिस कास्त्रो स्मिथ सहनिर्देशन कर रहे थे। 18 जून 2020 को संभावित शीर्षक एनकांटो होने का खुलासा हुआ। इस परियोजना की भी पुष्टि की गई थी कि यह वह फिल्म है जिसमें मिरांडा शामिल थी और यह एक जादुई परिवार की लड़की के बारे में बताई गई थी। 10 दिसंबर 2020 को डिज्नी इन्वेस्टर डे मीटिंग में परियोजना की आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई, जहां एक क्लिप दिखाई गई, 2021 की रिलीज की घोषणा की गई और जादुई यथार्थवाद का संदर्भ दिया गया। 47 बुश के अनुसार फिल्म की पटकथा का विकास अगस्त 2021 में पूरा हुआ और फिल्म का निर्माण 1 महीने बाद पूरा हुआ। 25 कोविड-19 महामारी के कारण कई क्रू सदस्यों ने 1 साल से अधिक समय तक दूर से एक साथ काम किया और एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से तब तक नहीं मिले जब तक कि डिज्नी ने फिल्म के अंतिम संस्करण की सामाजिक रूप से दूर की गई आउटडोर स्क्रीनिंग नहीं की। 45 छायांकन एनकेंटो टैंगल्ड 2010 के बाद पहली डिज्नी एनिमेशन फिल्म है जिसमें लंबा फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। यह निर्णय पात्रों के करीब पहुंचने के लिए लिया गया था। इस लेआउट को रोमांटिक लाइटिंग द्वारा पूरक बनाया गया था। 26 168 हॉवर्ड के अनुसार रोमांटिक, जिसका अर्थ है भावना में वृद्धि, सिनेमैटोग्राफी और लाइटिंग के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में फिल्म का मुख्य शब्द है। बाद वाला भी जादुई यथार्थवाद से प्रेरित था, क्योंकि लेखन और पात्रों पर इस शैली का भारी प्रभाव था। 40 निर्देशकों ने फिल्म के प्रकाशिकी का उपयोग मजबूत भावनाओं को चित्रित करने के लिए करने का लक्ष्य रखा। एलेसेंद्रो जैकोमिनी और डैनियल राइस, क्रमशः छायांकन और प्रकाश के निर्देशक, ने कहा कि यह उपयोग धारणा को बढ़ाएगा, अतिरंजित करेगा और विकृत करेगा, जो एक कथाकार के रूप में मिराबेल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भावनात्मक प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करके उसे छोड़े जाने की भावना भी दिखाई गई। निर्देशकों ने क्रू को हर दृश्य के भावनात्मक सबटेक्स्ट के साथ साथ व्यक्तिगत भागों की पेचीदगियों की बार-बार याद दिलाई। उस सबटेक्स्ट को वार्नर, जैकोमिनी और राइस ने विस्तृत दृश्यों में लागू किया, जैसे कि सरफेस प्रेशर गी। 26 168 साउंड ट्रैक मुख्य लेख एनकांटो साउंड ट्रैक
जून 2020 में मिरांडा ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म का संगीत लिखना शुरू कर दिया है, जिसमें स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों में 8 मूल गाने होंगे। 48 फिल्म के प्रीमियर के बाद उन्होंने खुलासा किया कि वह शुरू से ही फिल्म के लिए गाने लिख रहे थे। 8 सितंबर 2021 को कोको 2017 के गानों के सहसंगीतकार जर्मेन फ्रेंको ने फिल्म का स्कोर बनाना शुरू किया। 49, 50, 10 एनकैंटो 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म की तरह ही एक बड़ी व्यावसायिक सफलता, साउंड ट्रैक यूएस बिलबोर्ड 200 पर नंबर 1 पर पहुंच गया, जो फ्रोजन 2 2019 के बाद चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला डिज्नी साउंड ट्रैक बन गया। 51 ट्रैक वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और डिज्नी के अब तक के सबसे सफल गानों में से एक बन गया। इसने यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 और यूके सिंगल्स चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और 21वीं सदी में पूर्व में डिज्नी का पहला नंबर 1 गाना और बाद में इसका पहला गाना बना। 52 53 जिससे एनकैंटो नंबर 1 गाना और नंबर 1 एल्बम बनाने वाली पहली डिज्नी फिल्म बन गई। 54 $6.6 मिलियन है। 97 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। एनकैंटो के बारे में आम सहमति यह है कि अगर आप ज्यादातर आधुनिक डिज्नी फिल्मों का आनंद लेते हैं तो आपको एनकैंटो भी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें उनसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। हालांकि हो सकता है कि आपको उस आजमाए हुए और सच्चे फॉर्मूले में कुछ खास मिल जाए। डर्क लिब्बी, सिनेमाब्लेंड लेखक। 99 एनकैंटो को आलोचकों की प्रशंसा मिली। समाचार चैनल सीएनबीसी ने बताया कि समीक्षकों ने इसे वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना। 104 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 211 आलोचकों की 91% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.5/10 है। वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है, एनकैंटो की सेटिंग और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य डिज्नी के लिए नए है, लेकिन अंतिम परिणाम वही है, पूरे परिवार के लिए आकर्षक, खूबसूरती से एनिमेटेड मजा। 105 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 41 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 75 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 106 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 107 जबकि पोस्टर ट्रैक के लोगों ने इसे 88% सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 70% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे। 60 फिल्म का एनिमेशन, जिसे पत्रकारों ने खूबसूरत माना, 108 प्रशंसा का स्रोत था। 104 रोजरिबर्ट.com की आलोचक मोनिका कैस्टिलो ने सोचा कि संगीत अनुक्रम और पात्रों के कमरे एनिमेशन को पिछली डिज्नी फिल्मों की तुलना में अधिक कलात्मक और अमूर्त होने देते हैं। 109 गुड मॉर्निंग अमेरिका के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने एनकांटो के दृश्यों को चमत्कारी माना। 110 जबकि फर्स्ट पोस्ट की श्रीमती दास ने एनिमेशन को मंत्रमुग्ध करने वाली जटिलता के रूप में वर्णित किया। 111 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने प्रशंसा करते हुए कहा, एनकांटो को एक जीवंत प्राकृतिक चमक, घुमावदार फूलों की पंखुड़ियां, आंखों को लुभाने वाले पेस्टल के साथ कल्पना की गई है, जो कि क्षणों में लगभग साइकेडेलिक है। 112 द हॉलीवुड रिपोर्टर। 113 इंडीवायर के लिए क्रिस्टन लोपेज ने दृश्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शानदार और जीवंत बताया। आईजीएन के एंड्रिया टावर्स ने एनिमेशन को सुंदर बताया। 114 डेली टेलीग्राफ फिल्म समीक्षक रॉबी कोलिन विशेष रूप से आश्चर्यचकित थे। एनकैंटो का एनिमेशन सभी तरह से चकाचौंध करने वाला है, जिसमें तकनीकी प्रभाव और रचनात्मक कल्पना की उड़ान है, जो 1 साल पहले भी अकल्पनीय रही होगी, खासकर संगीत में संख्याओं के दौरान। 115 आलोचकों ने फिल्म के गीतों को मंत्रमुग्ध करने वाला पाया। 104 एम्पायर के बेन ट्रेविस के अनुसार गाने एक बार फिर से मंत्रमुग्ध करने वाले, अद्भुत धुनों और गीतों के लिए मिरांडा के प्रचुर कौशल को प्रदर्शित करते हैं। 116
शिकागो सन टाइम्स और डेली हेराल्ड के लिए क्रमशः रिचर्ड रोपर और डैन गिरे ने संगीत को संक्रामक और तुरंत यादगार और भावनात्मक रूप से आसुत और मौखिक रूप से फुर्तीला बताया। 117 118 डेट्रायट न्यूज के लेखक एडम ग्राहम ने सहमति जताते हुए टिप्पणी की कि गाने एनकांटो को आसमान तक उठाते हैं। 11-9 इसी तरह द एरिजोना रिपब्लिक के बिल गुडीकोंच ने उन्हें फिल्म का शिखर माना। 120 122 हालांकि उन्हें गाने हवादार और मजेदार लगे, लेकिन एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिश्चियन होलब ने उन्हें अविस्मरणीय माना। 123 ब्लीडिंग कूल के लिए लिखते हुए कैटलिन बूथ का मानना था कि संगीत कुछ खास नहीं था और गानों की कमी से फिल्म को फायदा होता। फिल्म का पहला लुक 10 दिसंबर 2020 को डिज्नी के इन्वेस्टर डे के दौरान दिखाया गया था। 55 टीजर ट्रेलर 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। 56 जिसने लुइसा की शारीरिक बनावट, विशेष रूप से उसकी मांसपेशियों के कारण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से प्रशंसा प्राप्त की, उन्हें बफ लेडी करार दिया गया था। 57 58 आधिकारिक ट्रेलर 29 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। 59 बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती सप्ताहांत में डिज्नी ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन विज्ञापनों पर $14 मिलियन खर्च किए, जिससे 1.26 बिलियन इंप्रेशन मिले। डेडलाइन हॉलीवुड ने कहा कि मार्केटिंग फिल्म को अन्य डिज्नी संपत्तियों से अलग करने में विफल रही, जिससे दर्शकों को विश्वास हो गया कि यह कोको के समान होगी। 60 फिल्म डिज्नी के व्यापार की आलोचना करती थी चूंकि इसाबेला को सही और सुंदर बहन माना जाता है। वेबसाइट ने कहा कि यह माल इस विचार को पुष्ट करता है कि सुंदरता युवा लड़कियों के लिए सबसे प्रभावी विपणन रणनीति है। 57 थिएट्रिकल डिज्नी ने 3 नवंबर 2021 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर में फिल्म का विश्व प्रीमियर आयोजित किया। 61 और 23 नवंबर 2021 को कोलंबिया के बोगोटा में टीट्रो कोलोन में कोलंबिया प्रीमियर भी आयोजित किया। 62 यह फिल्म 24 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। कोविड-19 महामारी के जवाब में 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस पर रिलीज होने से पहले इसका 30 दिनों का विशेष नाट्य प्रदर्शन था। 63 फिल्म को शॉर्ट फिल्म फार फ्रॉम द ट्री के साथ जोड़ा गया था। 64 65 एनकांटो को चीन में 7 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया था। 66 67 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में एनकांटो को 28 अक्टूबर 2023 को पोलैंड भर के हेलियोस थिएटरों में फिर से रिलीज किया गया। 68 होम मीडिया एनकांटो को 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था और 8 फरवरी 2022 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा डीवीडी, ब्लूरे और अल्ट्रा एचडी ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। बोनस फीचर में लेट्स टॉक अबाउट ब्रूनो, अवर कैसेटा, जर्नी टू कोलंबिया, फमिलिया लो एस्टोडो, ए जर्नी थ्रू म्यूजिक और मूवी का एक सिंगलोंग वर्जन शामिल है। 69 शॉर्ट फिल्म फार फ्रॉम द ट्री को भी स्ट्रीमिंग और फिजिकल मीडिया पर फिल्म के साथ रिलीज किया गया था। 70 डिज्नी प्लस रिलीज के बाद से एनकांटो लगातार नील्सन के साप्ताहिक स्ट्रीमिंग चार्ट में शीर्ष पर रहा है, हाल ही में 1.224 बिलियन कुल मिनट देखने के साथ। 71 नील्सन ने अनुमान लगाया कि एनकांटो 2022 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी, जिसे 27.4 बिलियन मिनट देखा गया, लगभग 269 मिलियन पूर्ण शो। यह साल के अंत की सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाली फिल्म टर्निंग रेड 11.43 बिलियन मिनट से दोगुनी थी। 72 स्वागत ग्लोब आइकन इस खंड में उदाहरण और परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया से संबंधित है और इस विषय के विश्वव्यापी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आप इस खंड को बेहतर बना सकते हैं, वार्ता पृष्ठ पर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं या उपयुक्त होने पर एक नया खंड बना सकते हैं। अप्रैल 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बॉक्स ऑफिस एनकांटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका
और कनाडा में 96.1 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 160.4 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 256.5 मिलियन डॉलर की कमाई हुई। 4. एनकांटो 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी, इससे पहले कि इसे सिंह 2 ने पीछे छोड़ दिया। 73. फिल्म के उत्पादन बजट और विपणन व्यय, साथ ही थिएटरों के राजस्व में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए एनकांटो को दुनिया भर में कम से कम 300 मिलियन डॉलर की कमाई करने की आवश्यकता थी ताकि वह बराबरी पर आ सके। 75. फिर भी फिल्म 2021 की छुट्टियों के मौसम में वायरल हो गई और 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस पर अपनी डिजिटल रिलीज के बाद व्यापक व्यावसायिक सफलता हासिल की। 76, 77, 78. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसे हाउस ऑफ गुच्ची और रेजिडेंट ईविल वेलकम टू रेकून सिटी के साथ रिलीज किया गया था और मूल रूप से इसके 5 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 3,980 सिनेमाघरों से 35-40 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 79. यह बुधवार 24 नवंबर 2021 अमेरिकी थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले को देश भर में खुला और अपने पहले दिन 7.5 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें मंगलवार रात के पूर्वावलोकन से 1.5 मिलियन डॉलर शामिल थे। इसने अपने पहले 5 दिनों में 40.6 मिलियन डॉलर कमाए। 80. इसे देखने वाले 3.7 मिलियन फिल्म देखने वालों में से 52% लातीनी और हिस्पैनिक थे, 51% परिवार थे और 62% महिलाएं थीं। 81. अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 13.1 मिलियन डॉलर कमाए, जो द गुड डायनासोर 15.3 मिलियन डॉलर और टैंगल्ड 2010 21.6 मिलियन डॉलर के दूसरे सप्ताहांत के परिणामों से कम, लेकिन द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग 2009 12.1 मिलियन डॉलर से अधिक था। 82, 83. यह अपने तीसरे और चौथे सप्ताहांत में क्रमशः 10 मिलियन डॉलर और 6.5 मिलियन डॉलर कमाते हुए दूसरे स्थान पर रहा। 84, 85. अपने पांचवें सप्ताहांत में इसने 1.8 मिलियन डॉलर कमाए और बॉक्स ऑफिस पर 9वें स्थान पर आ गया। 86, 87. अपने छठे सप्ताहांत में यह 1.08 मिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहा। 88. यह अपने 7वें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस के शीर्ष 10 से बाहर हो गया और 6,13,501 डॉलर के साथ 11वें स्थान पर रहा। 89. अमेरिका और कनाडा के बाहर इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 47 बाजारों से 29.3 मिलियन डॉलर कमाए। अपने पहले 5 दिनों में शीर्ष देश फ्रांस 3.5 मिलियन डॉलर, कोलंबिया 2.6 मिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 2.4 मिलियन डॉलर, कोरिया 2.2 मिलियन डॉलर और इटली 2.1 मिलियन डॉलर थे। 90, 91. इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में 20.7 मिलियन डॉलर और तीसरे में 13.6 मिलियन डॉलर कमाए। 92, 93. अपने चौथे सप्ताहांत में यह कोलंबिया की अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 94. अपने पांचवें सप्ताहांत में इसने अमेरिका और कनाडा के बाहर 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया। 95. इसने अपने छठे सप्ताहांत में 3.5 मिलियन डॉलर। 96. अपने सातवें में 5.8 मिलियन डॉलर। 97, 98. 9 जनवरी 2022 तक इसके सबसे बड़े बाजार फ्रांस 18.5 मिलियन डॉलर, कोलंबिया 10.2 मिलियन, यूके 8.8 मिलियन डॉलर, स्पेन 7.3 मिलियन डॉलर और जापान। डेनवर पोस्ट के पत्रकार जॉन वेंजेल ने एनकेंटो के साथ साथ वेस्ट साइड स्टोरी और बीइंग द रिकार्डोस जैसी 2021 की अन्य फिल्मों के अमेरिकी सिनेमा में लैटिनो आवाजों का बोलबाला है, जो टीवी, किताबों, फिल्मों, वीडियो गेम, स्टेज शो और समाचार मीडिया द्वारा लंबे समय से नजरअंदाज की गई संस्कृतियों के विविध सेट को पेश कर रही है। 167 USA टुडे के लिए लिखते हुए
पामिला एविला ने इस बात पर जोर दिया कि एनकेंटो डिज्नी की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सभी लैटिन अमेरिकी कलाकार हैं, जो हिस्पैनिक परिवारों में पुरानी और युवा पीढ़ियों के बीच जटिल खींचतान को दर्शाती है। 168 लगभग 25% दर्शक हिस्पैनिक परिवारों से आते हैं, जबकि 40% दर्शक 2 से 11 वर्ष की आयु के हैं। 169 बिलबोर्ड की लेखिका लीला कोबो ने कहा कि शकीरा, मलूमा और जे बाल्विन जैसे कोलंबियाई संगीतकारों की अमेरिका में सफलता के बाद कोलंबिया को एनकेंटो के माध्यम से आखिरकार देखा जा रहा है और सिर्फ सुना नहीं जा रहा है। कोबो ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सभी लैटिन अमेरिकी देशों को एकरूप नहीं बनाती है, जैसा कि अमेरिकी मीडिया आमतौर पर करता है। इसके बजाय कोलंबिया की अनूठी संस्कृति को सटीक रूप से चित्रित करता है। लहजे से लेकर पहनावे तक, हाथ से पेंट किए गए टेबलवेयर, कढ़ाई वाले कपड़े, भोजन, हमारी त्वचा के कई रंग, यहाँ तक कि जानवर, जिसमें सर्वव्यापी टूकेन और पीली तितलियां शामिल है, जो गार्सिया मार्केज के पर्याय है। 170 पॉपसुगर की जोहाना फेरेरा ने लिखा कि एनकेंटो और इसके साउंड ट्रैक दोनों की सफलता न केवल एनिमेटेड फिल्मों में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि इस तरह की फिल्में वास्तव में लैटिनो कहानियों को बताने के तरीके को बदल रही है। उन्होंने कहा कि एनकेंटो परिवार के महत्व और लैटिन अमेरिकी संस्कृति के प्रति सम्मान का जश्न मनाता है, जिसमें लैटिनो द्वारा लिखित लैटिनो के बारे में एनिमेटेड कहानियां, लैटिनो द्वारा आवाज दिए गए चरित्र और एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में स्टीरियोटाइप लैटिनो के बजाय लैटिनो समुदायों का जश्न मनाती है। 171 लॉस एंजल्स टाइम्स के मिकेल वुड ने कहा कि एनकांटो 2022 की पहली व्यापक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसे इसके अनूठे निर्देशन और संगीत ने बल दिया। 172 फार आउट के पत्रकार टाइलर पोसेन ने इस प्रभाव को एनकांटो मेनिया कहा। 173 एनकांटो के इर्दगिर्द विभिन्न सोशल मीडिया ट्रेंड्स में लोगों ने अपने बच्चों के वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वे शायद पहली बार फिल्म के पात्रों में खुद को पहचान रहे थे। 172 लुइसा की शारीरिक बनावट की प्रशंसा मांसल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई है, जो डिज्नी के पारंपरिक रूप से स्त्री चित्रण से हटकर महिला नायकों को छोटी और पतली के रूप में दर्शाती है। 174 23 जनवरी 2022 तक हैशटैग एनकंटो के साथ टैग किए गए वीडियो ने सामूहिक रूप से टिकटॉक पर 11.5 बिलियन से अधिक बार देखा है। 175 176 फिल्म के पात्रों और उनकी गतिशीलता ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा को बढ़ावा दिया है, जिनमें से कई ने बताया कि उनके ग्राहक, विशेष रूप से अप्रवासियों की पहली पीढ़ी के बच्चे, एनकेंटो की कहानी में खुद को प्रतिबिंबित देखते हैं और फिल्म का उपयोग उन चीजों के बारे में संवाद करने के लिए करते हैं जो अन्यथा अनकही रह सकती है। मिराबेल, इसाबेला, लुइसा, अल्मा और ब्रूनो सबसे चर्चित पात्र रहे हैं, जिनमें ब्रूनो को न्यूरोडाइवर्जेंट परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ा गया है। CNN से बात करते हुए मनोचिकित्सक कादेशा एडेलाकुन ने कहा कि एनकेंटो में बहुत सारी परतें हैं जो कई परिवारों के सामने आने वाले मुद्दों को दर्शाती है। 177 178 पुरस्कार मुख्य लेख एनकांटो द्वारा प्राप्त पुरस्कारों की सूची। 94वें एकेडमी अवार्ड्स में एनकांटो को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत के लिए नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता। 166 फिल्म ने 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में विजुअल मीडिया श्रेणियों में 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक, सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक और सर्वश्रेष्ठ गीत। वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो। 179 एनकांटो के अन्य नामांकनों में 9 एनी अवार्ड्स, 3 में जीत। 180 एक ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो इसने जीता। 181 2 क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, 182 और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 1 में जीत शामिल है। 183 इसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड भी जीता। 184 अन्य मीडिया
हॉलीवुड बाउल में एनकांटो। हॉलीवुड बाउल में एनकांटो 2022 का लाइव म्यूजिकल है, जिसे लिन-मैनुअल मिरांडा द्वारा होस्ट किया गया है, जिसमें फिल्म के कुछ कलाकार फिल्म के गाने गाते हैं। स्टेज म्यूजिकल 11 और 12 नवंबर को हॉलीवुड बाउल में प्रदर्शित किया गया था और शो का एक फिल्माया गया विशेष कार्यक्रम 28 दिसंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था। 185 दुःस्वप्न और सुएनोस। एलेक्स सेगुरा द्वारा लिखित आगामी युवा वयस्क उपन्यास नाइटमेयर्स एंड सुएनोस फिल्म का प्रीक्वल है, जो 17 वर्षीय ब्रूनो पर केंद्रित है और दिखाता है कि लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। 186 यह 3 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। समीक्षकों ने विशेष प्रशंसा के लिए एनकांटो के प्रतिनिधित्व और विविधता को चुना। 126 द गार्जियन के लिए लिखते हुए सिमर्न हंस ने सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय पीढ़ीगत आघात और विस्थापन के बारे में जागरूकता को पेचीदा और आश्चर्यजनक पाया। 127 सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के कथित भेस की आलोचना करने के बावजूद द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के राफेल माटोमायोर ने कहा कि जब फिल्म कोलंबिया के चित्रण की विशिष्टता में गोता लगाती है, यह एक रोमांचक, बारीक, जटिल जादुई यथार्थवादी साहसिक कार्य बन जाता है, जो डिज्नी को एक नए युग में ले जाता है। 128 द इंडिपेंडेंट की क्लेरिसा लॉग्रे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांस्कृतिक विशिष्टता साधारण सौंदर्य या भाषाई संदर्भों से कहीं अधिक थी। उन्होंने जादुई यथार्थवाद और विभिन्न त्वचा टोन के समावेश की सराहना की। 129 टाइम आउट के हेलन बार्जेल ने फिल्म को लैटिन अमेरिका की विविधता के लिए एक वास्तविक प्रेम पत्र के रूप में संक्षेपित किया। 130 फिल्म में पारिवारिक गतिशीलता के चित्रण के संबंध में समीक्षाओं ने इस पहलू को इसकी खूबियों में से एक माना। 126 स्लैंट मैगजीन के डेरेक स्मिथ के अनुसार एनकांटो न केवल परिवार के मूल्य का विशिष्ट संदेश व्यक्त करने में सफल होता है, बल्कि यह अवधारणा भी है कि सबसे अच्छे परिवारों को भी बरकरार रहने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। 131 डेंटन रिकॉर्ड क्रॉनिकल के प्रेस्टन बारा ने परिवार के संदेश को फिल्म के एक अवश्य देखी जाने वाली पारिवारिक घटना बनने में एक योगदान कारक बताया। 132 साथी पत्रकार मैट गोल्डबर्ग, जो कोलाइडर के लिए लिखते हैं, ने पर्याप्त होने के कारण परिवार पर्याप्त है के संदेश की सराहना की। 133 पॉलीगॉन की पेट्राना रेडुलोविक ने पारिवारिक संबंधों को आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी पाया और जादुई रूपकों द्वारा मजबूत किया। 134 135 स्क्रीन इंटरनेशनल के आलोचक टिम ग्रियर्सन के अनुसार, जब निर्देशक स्क्रिप्ट की अंतर्निहित भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो फिल्म बेहद मार्मिक होती है। 136 सिनेमाब्लेंड के लिए लिखते हुए डर्क लिब्बी ने कहा कि हर दर्शक सदस्य अंततः रोएगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे किस चरित्र से सबसे अधिक पहचान रखते हैं। 137 मूवीवेब ने मिराबेल की स्वीकृति और उद्देश्य की खोज को अलग से बताया, जिसमें कहा गया कि आंसुओं की बाल्टी बहाई जाएगी। 138 डिज्नी के नियमित फॉर्मूले के बारे में एनकांटो ने समीक्षकों को विभाजित किया। कुछ ने सोचा कि यह फॉर्मूले से बहुत अलग है। 99 फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने फिल्म को बहुत ही अपरंपरागत कहा। 139 जबकि वर्ल्ड के आलोचक कोलिन गार्बारिनो ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन्हें उन्होंने फॉर्मूले से भटकने के रूप में पहचाना, जैसे कि राजकुमारियों और खलनायकों की कमी, साथ ही समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना। 140 वल्चर के बिल्गे एबरी ने फिल्म के करामाती गुणों को छोटे पैमाने की कथा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने समझाया कि जब मैड्रिगल्स की आंतरिक यात्रा को विशिष्ट डिज्नी तमाशा के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक अप्रत्याशित, बिल्कुल सिर्कियन शक्ति बन जाती है। 141 दूसरों ने इसे अन्य डिज्नी फिल्मों के समान पाया। पिट्सबर्ग मैगजीन के लिए सीन कोलियर ने महसूस किया कि यह फिल्म सिर्फ एक और साधारण डिज्नी फिल्म थी। 142 जबकि द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने सोचा कि कहानी अपना रूपक केक खाना चाहती है, इसे बनावटी मानते हुए। 143 फिल्म के जोश स्पीगल ने सोचा
कि एनकेंटो में पिछली कई डिज्नी और पिक्सर फिल्मों के फॉर्मूलाबद्ध पहलुओं का मिश्रण शामिल है और उन्हें ध्यान देने योग्य बनाने में विफल रहे। 144 कुछ आलोचकों ने कहानी को अप्रभावी पाया। आयरिश इंडिपेंडेंट के पॉल व्हिटिंगटन ने कथानक को बहुत लक्ष्यहीन, किसी को भी लंबे समय तक संतुष्ट करने के लिए माना। 145 मैशबल की एलिस फॉर्मन ने सहमति व्यक्त की और महसूस किया कि मीराबेल की यात्रा के कई हिस्से मनमाने थे। फिल्म के मध्य भाग के बारे में उनकी विशेष रूप से नकारात्मक राय थी, जिसे उन्होंने थकाऊ कहा। 146 द ग्लोब एंड मेल की लेखिका अपारिता भंडारी ने कहा कि संघर्ष का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था और कई अनुत्तरित सवालों ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वह फिल्म में खुद को डुबो नहीं पाईं। 147 यूएसए टुडे से ब्रायन ट्रूइट ने तीसरे एक्ट में अपनी निराशा व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें एनकांटो का केंद्र बिंदु छूट गया है। 148 149 कई आलोचकों ने फिल्म में खलनायकों की कमी को भी एक कमी बताया। 150 151 मेटाक्रिटिक ने बताया कि एनकांटो 5 आलोचकों की शीर्ष 10 सूचियों में शामिल हुई, जिसमें CNN और न्यूयॉर्क डेली न्यूज की गैर रैंक वाली सूचियां और पिट्सबर्ग पोस्टगजट की रैंकिंग 9वीं शामिल है। 152 यह फिल्म 2021 की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों की कई सूचियों में भी शामिल हुई है, जिनमें पेस्ट 10वीं, 153 रॉटन टोमाटोज 6ठी, 154 स्क्रीन रेंट गैर रैंक वाली, 155 मूवी वेब 5वीं, 156 वल्चर गैर रैंक वाली, 157 और कॉमिक बुक रिसोर्सेज 6ठी शामिल है। 158 वैरायटी, इंडी वायर, गोल्ड डर्बी, एंटरटेनमेंट वीकली, द हॉलीवुड रिपोर्टर, डेन ऑफ गीक और लॉस एंजल्स टाइम्स ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने की सबसे अधिक संभावना वाली फिल्म। मिराबेल को फरवरी 2023 के अपडेट में डिज्नी ड्रीमलाइट वैली में टाइटैनिक घाटी के ग्रामीणों में से एक के रूप में जोड़ा गया था, साथ ही उसके घर के रूप में मिनी कैसेटा नामक कैसेटा के एक छोटे संस्करण को भी जोड़ा गया था। 188 विश्व निर्माण खेल डिज्नी मैजिक किंगडम्स में फिल्म की घटनाओं के बाद एक कहानी के साथ सीमित समय की घटना के दौरान मीराबेल, ब्रूनो, इसाबेला, लुइसा और एंटोनियो को खेलने योग्य पात्रों के रूप में जोड़ा गया था। साथ ही कैसेटा और इसाबेला के कमरे को आकर्षण के रूप में जोड़ा गया था। 189 190 थीम पार्क आकर्षण 21 मार्च 2024 को डिज्नी ने घोषणा की कि एक नया एनकांटो स्टेज शो सेलिब्रेशन एनकांटो 10 जून से 6 सितंबर 2024 तक एपकॉट के वर्ल्ड सेलिब्रेशन परोस में कम्युनिकोर प्लाजा में चलेगा। 191 2024 D23 एक्सपो में यह घोषणा की गई थी कि डिज्नी के एनिमल किंगडम में एक पूर्ण एनकेंटो आकर्षण बनाया जाना है, जिसकी उद्घाटन तिथि 2027 है। यह डिनोलैंड USA की जगह एक नए ट्रॉपिकल अमेरिका भूमि का हिस्सा बनेगा। यह सवारी एंटोनियो के उपहार समारोह के दिन मेहमानों को कैसेटा के दौरे पर ले जाएगी, जानवरों के साथ उसके संबंध का जश्न मनाएगी। सवार जादुई फर्नीचर में बैठेंगे, जिसे कैसेटा द्वारा एनिमेटेड किया गया है, और आकर्षण में एनिमेट्रोनिक और प्रोजेक्शन प्रभाव दोनों होंगे। साथ ही मैड्रिगल घराने का एक आदमकद पुनर्निर्माण भी होगा। 192 भविष्य जेरेड बुश और चारिस कास्त्रो स्मिथ ने कहा कि वे संभावित डिज्नी प्लस सीरीज के लिए खुले हैं। बुश ने कहा कि उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में शो देखने में खुशी होगी, और कास्त्रो स्मिथ ने साझा किया कि मिरांडा डोलोरेस के बारे में शो बनाने में बहुत रुचि रखती है। 193 डिज्नी के CEO बॉब चैपेक ने फरवरी 2022 की आय कॉल के दौरान एनकेंटो को कंपनी की नवीनतम फ्रेंचाइजी के रूप में वर्णित किया। बायर्न P. हॉवर्ड, जन्म 26 दिसंबर 1968, एक अमेरिकी एनिमेटर, चरित्र डिजाइनर, कहानी कलाकार, फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्हें वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों बोल्ट 2008, टैंगल्ड 2010, जूटोपिया 2016, एनकेंटो
2021 और आगामी जूटोपिया 2, 2025 के निर्देशकों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह जूटोपिया और एनकेंटो पर अपने काम के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर जीतने वाले पहले एलजीबीटी निर्देशक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हावर्ड का जन्म जापान के मिसावा में हुआ था और उनका पालनपोषण फिलाडेल्फिया 2 और इसाक्वा, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहरी इलाकों में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने ओलंपिया, वाशिंगटन में एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में पढ़ाई की। 3. आजीविका। हॉवर्ड ने डिज्नी में अपना करियर डिज्नी एमजीएम स्टूडियो में एक टूर गाइड के रूप में शुरू किया। हॉवर्ड ने डिज्नी के लिए काम करने का सपना देखा था और बड़े होने के दौरान उन्होंने डिज्नी के 9 बूढ़े लोगों में से एक मास्टर एनिमेटर फ्रैंक थॉमस को पत्र लिखा था। उन्होंने जल्द ही डिज्नी स्टूडियो इंटर्नशिप शुरू की और 1994 में उन्हें काम पर रखा गया। 3. पोकाहोंटस, मुलान, लिलो एंड स्टिच और ब्रदर बियर सहित फिल्मों पर एक एनिमेटर के रूप में काम किया। 4. 5. उन्हें ब्रदर बियर के लिए कैरेक्टर एनिमेशन के लिए 2003 एनी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 6. हॉवर्ड द्वारा निर्देशित पहली फिल्म एनिमेटेड डिज्नी फिल्म बोल्ट थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 2008 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 7. क्रिस विलियम्स के साथ फिल्म के सहनिर्देशक के रूप में अपनी भूमिका में हॉवर्ड ने चरित्र डिजाइन और एनिमेशन पर ध्यान केंद्रित किया। 7. हॉवर्ड ने एनिमेटेड डिज्नी फिल्मों टैंगल्ड 2010 नाथन ग्रेनो के साथ सहनिर्देशित और जूटोपिया 2016 रिच मूर के साथ सहनिर्देशित का निर्देशन किया। 8, 9, 10 उन्होंने और ग्रेनो ने एनिमेटेड शॉर्ट टैंगल्ड एवर आफ्टर का सहनिर्देशन और लेखन भी किया, जिसमें टैंगल्ड के सहायक पात्र है और ब्यूटी एंड द बीस्ट के 2012 3D री-रिलीज से पहले सिनेमाघरों में दिखाया गया था। 11 जूटोपिया के निर्माण के बाद हॉवर्ड 2016 व्यू कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ताओं में से एक थे। उन्होंने जूटोपिया के निर्माण के पीछे की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी और उन्होंने डिज्नी कैरेक्टर डिजाइन का DNA नामक एक कार्यशाला में पात्रों को बनाने के पीछे के कौशल सिखाए। 12 जूटोपिया पर अपने काम के बाद हॉवर्ड ने एनकांटो पर लिन-मैनुअल मिरांडा के साथ काम किया। 13 हॉवर्ड ने जूटोपिया के सहनिर्देशक जेरेड बुश और चारिस कास्त्रो स्मिथ के साथ मिलकर फिल्म का सहनिर्देशन किया, जबकि मिरांडा ने इस परियोजना के लिए गीत लिखे, जो एक जादुई कोलंबियाई परिवार की लड़की पर केंद्रित था, जिसमें खुद जादू की कमी थी। 14 हॉवर्ड को आधिकारिक तौर पर 20 सितंबर 2024 को जूटोपिया 2 के सह निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। 2009 में हॉवर्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य बने। 16 व्यक्तिगत जीवन। फ्यूजन डॉक्यूमेंट्री इमेजिनिंग जूटोपिया में हॉवर्ड ने उल्लेख किया कि वह खुले तौर पर समलैंगिक है और 1988 से शादीशुदा है। जन्म 30 अगस्त 1983, एक अमेरिकी नाटककार, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक है। उन्हें डिज्नी एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो 2021 के सहलेखन और सहनिर्देशन के लिए जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन। कास्त्रो स्मिथ मियामी, फ्लोरिडा से है, एक जहां उनका पालन पोषण एक क्यूबा अमेरिकी परिवार में हुआ। 2 उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्नातक छात्र के रूप में और बाद में येल स्कूल ऑफ ड्रामा में भाग लिया, जहां उन्होंने अभिनय में MFA अर्जित किया। एक स्नातक स्कूल से पहले वह एक शहर की स्कूल शिक्षिका थी। 2 वह LA में रहती है। एक और अभिनेता जॉबी अर्ल से विवाहित है, जिनसे उनकी मुलाकात येल में हुई थी। 3, 4 शिक्षा। ब्राउन से BA प्राप्त करने के बाद कास्त्रो स्मिथ ने मास्टर इन फाइन आर्ट्स MFA के लिए येल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया। हालांकि वह अभिनय का अध्ययन कर रही थीं, उन्होंने एक नाटक एस्ट्रेला क्रूज, जंकयार्ड क्वीन लिखा था, जिसे छात्र संचालित थिएटर येल कैबरे में बनाया गया था। 5 इसके बाद उस समय नाटक लेखन कार्यक्रम की प्रमुख पाउला वोगेल ने उनके लिए एक संरक्षक के रूप में काम करना शुरू किया।
5 स्नातक होने के बाद कास्त्रो स्मिथ ने मुख्य रूप से एक अभिनेता के रूप में काम किया, जब तक कि उन्हें 2012 से 2013 में न्यूयॉर्क में न्यू ड्रामेटिस्ट्स में वैन लियर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए नहीं चुना गया। 5-6 इसने उन्हें नाटक लेखन को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। आजीविका, कलात्मक प्रेरणा। कास्त्रो स्मिथ के कई नाटक हास्यपूर्ण, रिश्तों पर केंद्रित और अक्सर राजनीतिक रूप से प्रासंगिक होते हैं। 7 वह मुख्य भूमिकाओं में मंच पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से अधिक जटिल, आयामी भूमिकाएं बनाना चाहती है। 3 उनके नाटक शेक्सपियर, 7 साउथ पार्क, 7 ग्रीक मिथकों, 8 और 1970 के दशक की हॉरर फिल्मों जैसे कार्यों के एक उदार मिश्रण से प्रेरित है। 5 नाटककार कैरियर। 2008 में कास्त्रो स्मिथ का पहला नाटक एस्ट्रेला क्रूज, द जंकयार्ड क्वीन, येल कैबरे में तैयार किया गया था और बाद में न्यूयॉर्क शहर में आर्स नोवा एएनटी फेस्ट और शिकागो में हेल्सियन थिएटर में तैयार किया गया था। 1-6-8 यह नाटक 21वीं सदी में स्थापित देवी परसेफोन के एक ग्रीक मिथक का क्यूबामेरिकी मोड़ है। 9 2011 में स्मिथ के नाटक बूम क्रैकलफ्लाई का निर्माण पोर्टलैंड, ओरेगन के मिलगारो थिएटर में किया गया था। 2014 में सिएटल में वाशिंगटन एन्सेम्बल थिएटर द्वारा उनके नाटक द हंचबैक ऑफ सेविले का निर्माण किया गया था। उग्र उपनिवेशवाद पर एक उल्लासपूर्ण संशोधनवादी टिप्पणी के रूप में प्रशंसित 10 द हंचबैक ऑफ सेविले स्मिथ की इस रुचि से प्रेरित था कि अमेरिकी कोलंबस के इतिहास और उसके कार्यों के परिणामस्वरूप हुए नरसंहारों को कैसे संभालते हैं। 11 रानी इसाबेला का जटिल चरित्र शेक्सपियर के रिचर्ड III में रिचर्ड III की भूमिका निभाने की स्मिथ की अपनी इच्छा से उपजा है। स्मिथ का सबसे अधिक निर्मित काम फेदर्स एंड टीथ, गुडमैन थिएटर के न्यू स्टेज फेस्टिवल 2013 से 2014 में दिखाया गया था। 1-5-6 हेमलेट 1970 के दशक की हॉरर फिल्मों और जॉन रॉनसन की किताब द साइकोपैथ टेस्ट, ए जर्नी थ्रू द मैडनेस इंडस्ट्री से प्रेरित होकर। 5 फेदर्स एंड टीथ एक 13 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है जो अपनी मां को खो देती है और सोचती है कि उसकी नई सौतेली मां एक राक्षस है। स्मिथ के अन्य नाटकों की तरह फेदर्स एंड टीथ में एक विलक्षण और हास्यपूर्ण नाटक में एक जटिल, पागल महिला प्रधान भूमिका है। 5 अंततः स्मिथ का लक्ष्य दूसरों को जुनून और भय के मानवीय अनुभव को समझने में मदद करने के तरीके के रूप में हॉरर का उपयोग करना था। 5 2017 में ला जोला प्लेहाउस में डीएनए न्यू वर्क सीरीज में प्रदर्शित कास्त्रो स्मिथ के काम एल हुराकेन को शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के विचारों से शिथिल रूप से जुड़ा हुआ बताया गया है। 12 इसका प्रीमियर 2018 में येल रिपर्टरी थिएटर में हुआ, जिसमें जेनिफर पार्डेस, मारिया क्रिस्टीना ओलिवर्स ने अभिनय किया और लॉरी वूलरी ने इसका निर्देशन किया। 13 टेलीविजन करियर। 2015 में कास्त्रो स्मिथ ने लाइफटाइम सीरीज डेवियस मेड्स के साथ टेलीविजन लेखन में अपनी शुरुआत की। 2016 में उन्होंने फॉक्स टेलीविजन सीरीज द एक्सॉर्सिस्ट में एक लेखक और निर्माता दोनों के रूप में काम किया, साथ ही एबीसी पायलट द डेथ ऑफ सोफिया वाल्डेज के लेखक और सहकार्यकारी निर्माता भी थे। 2018 में वह नेटफ्लिक्स सीरीज द हंटिंग ऑफ हिल हाउस के लिए लेखक और पर्यवेक्षक निर्माता के रूप में काम करने लगीं, और 2019 में कास्त्रो स्मिथ ने स्टारज सीरीज स्वीटबिटर को लिखा और सहकार्यकारी निर्माता बनाया। फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि अकादमी पुरस्कार नामांकित अमेरिका फेरेरा कैच की 1990 की पुस्तक नेकेड बाय द विंडो, द फेटल मैरिज ऑफ कार्ल आंद्रे एंड एना मेंडिएटा पर आधारित एक अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज में अभिनय और कार्यकारी निर्माता होंगे। इस सीरीज की पटकथा कास्त्रो स्मिथ द्वारा लिखी जाएगी और सहकार्यकारी निर्माता अमेज़न एमजीएम स्टूडियो और प्लान बी एंटरटेनमेंट होंगे। 14 तो दोस्तों बात की जाए, इसे बनाया गया था 3 नवंबर 2021 को कैप्टन थिएटर में इसे एक देश से रिलीज़ किया गया था पहले, और इसके बाद इसे 22 नवंबर 2021 को इसे रिलीज़ कर दिया गया था वर्ल्ड वाइड, और 102 मिनट इसके पिछले पार्ट की लेंथ थी।
और जो कलेक्शन आया, पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो 120 से लगभग 150 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था। बाकी इसने जो कलेक्शन दिया है 261 मिलियन का दिया था, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था, लेकिन डिज्नी की और मूवी है उनकी कंपैरिजन में कम था। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।